बच्चों, सर्वप्रथम आपको हरित क्रांति क्या है ये बताया जा रहा है। हरित क्रांति भारत में और विश्व में 1960 के दशक में आई और इसका मूल जो था वो भारत में फसलों के उत्पादन को बढ़ाना, विशेष रूप से खाद्यान्न फसलों को वृद्धि के रूप में देखी गई। इस संदर्भ में विश्व में 1950 से 60 के बीच मैक्सिको समेत दुनिया के बहुत सारे देशों में इस पर रिसर्च चल रहा था और उसी संदर्भ में मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने अत्यधिक उत्पन्न करने वाली गेहूं पैदावार में बोनी प्रजाति का विकास किया। उस रिसर्च टीम के प्रमुख जो थे वो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग थे, जिन्हें बाद में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इसी संदर्भ में आपको ये भी ज्ञात रखना चाहिए कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन हैं। भारत में जो कृषि प्रणाली थी 1960 तक वो भी परंपरागत थी, लेकिन भारत में जैसा कि आप सब जानते हैं खाद्यान्नों की बहुत कमी थी और विदेशों से खाद्यान्न लाने पड़ते थे। इसी क्रम में भारत में भी कृषि के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के बीजों और कृषि सुधारों की आवश्यकता थी। भारत में भी उच्च उत्पादन के लिए, अधिक पैदावार देने वाले बीजों की और दूसरी कृषि संबंधी चीज़ों के लिए, जिससे कि अत्यधिक उत्पादन लिया जा सके। इस क्रांति के अंतर्गत भारत में भी गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, गन्ना इत्यादि फसलों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और भारत का जो पर हेक्टेयर उत्पादन है वो 1950-51 की तुलना में कई गुना बढ़ गया। इसी संदर्भ में जो सुधार किए गए, जैसे कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, जहां प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग 2 किलोग्राम होता था 1960-61 में, वो बढ़कर 2008-9 में 128 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। ये एक बहुत बड़ी वृद्धि थी। इसी तरह उन्नतशील बीजों का प्रयोग किया गया। ये वो बीज थे जिन्होंने उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया। तीसरा था सिंचाई सुविधाओं का विकास। हरित क्रांति में जो तीसरा कार्य किया गया वो सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया। नहरों के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, तालाब के माध्यम से और जो भी संभव हुआ, और जहाँ पर वर्षा कम थी वहाँ पर ऐसी उन्नतशील किस्मों का विकास किया गया जो कम पानी द्वारा अधिक उत्पादन दे सके। दूसरा, पौध संरक्षण। इसमें हमारे देश में पेस्टिसाइड का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग करके जो खरपतवार और कीटनाशक थे उनको समाप्त किया गया, जिससे कि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। और जैसे कि टिड्डी इत्यादि दल भी आते थे उनको फिर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। बहुफसली कार्यक्रम अपनाया गया। उसमें क्या था कि एक भूमि पर वर्ष में एक ही से अधिक फसल उगाई जाने लगी। पहले एक वर्ष में लगभग अधिकांश भागों में एक फसल ही उगाई जाती थी, क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं थे। अब बहुफसली कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिससे उत्पादन कई गुना बढ़ गया। सिंचित क्षेत्र में तो 3-3 फसलें की जाने लगी और इस सब के लागू होने के बाद
भारत का लगभग 71% भाग सिंचित क्षेत्रों के अंतर्गत आ गया। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग नई कृषि विकास में, हरित क्रांति में आधुनिक कृषि उपकरणों का या मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा। प्राचीन पद्धति से बैलों द्वारा खेती करने पर हमारे देश के जो विस्तृत किसान हैं, जिनके पास 100-100, 200-200 हेक्टेयर भूमि थी, उनकी संपूर्ण भूमि बोई नहीं जा पाती थी। लेकिन ट्रैक्टर के विकास के साथ यानी मैकेनाइजेशन होने के बाद ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, बुलडोजर, डीजल और बिजली से चलने वाले पंप सेट इत्यादि के प्रयोग द्वारा मानव ने एक लंबी छलांग लगाई और जो उत्पादन प्रति हेक्टेयर कुछ कुंटल था वो दसियों कुंटल हो गया। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना, इसी क्रम में समस्त देश में ये प्रयास किया गया कि कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए जाएं, राष्ट्रीय भूमि विकास बैंक बनाई जाए और जहां पर मिट्टी की जांच हो ऐसे केंद्र भी स्थापित किए जाएं। कृषि उद्योग निगम, इसके अलावा कृषि उत्पाद को मशीनों द्वारा उनको ठीक करना, उसके बाद उसको प्रसंस्कृत करना और भंडारण करना, इन सब का प्रयोग भी भारत सरकार ने प्रयास किया। इसके बाद विभिन्न निगमों की स्थापना हुई जो किसानों को विभिन्न माध्यमों से विपणन कार्य में और विभिन्न प्रकार की फसलों के बीज प्रदान करने में सहयोग करते थे। इसके अलावा उत्तम बीज या किस भूमि में मृदा परीक्षण द्वारा ये पता लगाना कि किस प्रकार की फसल यहाँ अच्छी होगी और कौन कौन से उर्वरकों की इस भूमि को आवश्यकता है, उसके हिसाब से उस भूमि में दी गई जिससे वो भूमि को उपजाऊ बनाया जा सके। अब बात आती भूमि संरक्षण की। भूमि संरक्षण के अंतर्गत ऊबड़ खाबड़ भूमि, कृषि अयोग्य भूमि, उसको ठीक करके उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश में तेजी से लागू किया गया और भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। कृषि शिक्षा और अनुसंधान, इसी के साथ देश में उच्च शिक्षा के लिए 4 कृषि विश्वविद्यालय, 39 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और कृषि अनुसंधान हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई और इस तरह विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं चलाई गई जिससे कृषि क्षेत्र में विकास हो सके और कृषि क्षेत्र का उसमें रिसर्च इत्यादि द्वारा कुछ बेहतर परिणाम लाने के लिए कार्य किए जाएं। कृषि उत्पादन में सुधार, अब जो ये आपकी हरित क्रांति हुई जिसके अंदर अधिक उत्पादन दे रहा बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशकों का प्रयोग, विपणन की सुविधा, इससे सबसे पहला जो फायदा हुआ उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, पर हेक्टेयर भी उत्पादन बढ़ा और ओवरऑल प्रोडक्शन भी देश में बढ़ा। इसके बाद कृषि का जो परंपरागत रूप था वो बदल गया, मैकेनाइजेशन ने और आधुनिक कृषि ने ले लिया। कृषि बचतों में वृद्धि, जो बड़े किसान थे वो बेहतर कर सके और बेहतर पैसों का उनके पास संग्रह हुआ और अग्रगामी और प्रतिगामी संबंधों में मजबूती आई। किसान खुशहाल हुआ और इसके बाद हरित क्रांति का विस्तार का दूसरा जो चरण था वो आया और इसके अंतर्गत केंद्रीय बजट 2010-11 में योजना बनाई गई जिसमें पूर्वी क्षेत्र बिहार का, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में हरित क्रांति के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब बात आती है कि हरित क्रांति में क्या कमियां रह गईं, क्या समस्याएं रहीं। सबसे पहली कमी तो ये मानी जाती है कि हरित क्रांति में जो खाद्यान्न फसलें तक ही सीमित रही और भारत खाद्यान्न आत्मनिर्भर हुआ। दोनों बातें हैं, एक तो भारत खाद्यान्न फसलों में ही हरित क्रांति के प्रति अधिक सजग रहा और उससे क्या हुआ कि हमारा जो आयात था खाद्यान्नों का वो कमी आई और समाप्त हो गया, हम निर्यात करने में स्थिति में आ गए।
दूसरा, ये सीमित फसलों तक था, जिसमें गेहूं, ज्वार बाजरा, मक्का, चावल और गन्ना, इन्हीं फसलों तक मुख्यतः रहा। इसमें हमारी व्यापारिक फसलें नहीं आ पाईं और दूसरी फसलें इसमें नहीं आ पाईं। वर्तमान जो कृषि व्यवस्था हो बन गई, उसमें पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा मिला, जिसमें जो बड़ा किसान है, खुशहाल किसान है, क्योंकि ट्रैक्टर के लिए, कंबाइन के लिए, उर्वरकों के लिए, कृषि यंत्रों के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, जो कि एक खुशहाल किसान ही पूरा कर सकता है, जो बड़ी जोत का किसान है। छोटी जोत का किसान, 1 किल्ले वाला, 2 किल्ले वाला, उसके लिए कृषि उपकरणों को रखना और उन्हें प्रयोग में लाना महंगा है और संभव भी कम है। संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर बल नहीं। इसके अलावा नई जो विकास की विधि है और हरित क्रांति का जो सबसे बड़ा कारण हुआ उसको पूरी तरह से सफल न होने का, उसमें यह है कि छोटे किसानों को कोई विशेष सुविधा नहीं है। एक किसानों को एक लाइन में रख के सुविधा दी जाती है, उसमें छोटे जो कृषक हैं उनको विशेष फायदा नहीं होता है। अधिकांश लाभ जो है वो बड़े किसान, जोत वाले किसानों को होता है। यहाँ मैं कृषि में तकनीकी परिवर्तनों का ग्रामीण क्षेत्र में आय वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा। डॉक्टर वी राव के अनुसार अब बात यह सर्वविदित है कि तथाकथित हरित क्रांति, जिसने देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में सहायता दी थी, के साथ ग्रामीण में आय में असमानता बढ़ी है। बहुत से छोटे किसानों को अपने काश्तकारी अधिकार छोड़ने पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और आर्थिक तनाव बढ़े, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गरीब किसान को कोई विशेष फायदा इससे नहीं पहुंचा जितना पहुंचना चाहिए था। अधिकांश लाभ वो किसान ले गए जिनकी जोत ठीक ठाक थी। इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन, ये विशेष रूप से हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों तक ही सीमित रहा। इसका पूरी तरह पूरे देश में विस्तार नहीं हो सका। हरित क्रांति की सफलता के लिए सुझाव: पहले तो संस्थागत परिवर्तनों को प्रोत्साहन दिया जाए, कृषि वित्त की सुविधा दी जाए, बेहतर हो गरीब किसानों को फ्री में उन्नत किस्म के बीज और खाद और कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, और छोटे उपकरण ग्रामीण गरीब किसानों को फ्री में कार्य करने के लिए दिए जाएं, रोजगारों के अवसर में वृद्धि की जाए, और जो विशेष सब्सिडी वाले सुझाव हैं वो गरीब किसानों को ही दिए जाएं, छोटी जोत वालों को। ये जोत आपकी 5 एकड़ हो सकती है, 1 हेक्टेयर हो सकती है। उससे जो मूलतः भारत में छोटी जोत का आकार बढ़ा होता चला जा रहा है, छोटी जात वाले किसान देश में अधिक हैं, और रोजगार का अवसर समान रूप से दिया जाए, सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए, अन्य संरचनात्मक सुधार किए जाएं, मंडी समिति बनाई जाए, समय से बिजली मिले, परिवहन मिले, और किसानों का फसल एक सिस्टम के साथ गरीब किसानों की फसल भी समय से खरीदी जाए। इसके अलावा देश में हरित क्रांति की फसलों का भी फैलाव किया जाए, प्रसार हो, जिसमें दालें, तिलहन, जूट इत्यादि, कपास इत्यादि में और अधिक रिसर्च करके अधिक उत्पादन वाले बीजों का विकास किया जाए। एक सहकारी खेती का भी प्रयोग भारत सरकार कर सकती है, जिसमें छोटे किसान अपनी जोत को इकट्ठा करके और व्यापारिक रूप से फसल उत्पादन कर सकें। समन्वित फार्म नीति कहलाती है। इसमें सभी मिलकर अपने अपने हिस्से का जो उत्पादन होता है वो बाज़ार में ले जाते हैं, और जो हमें आय होती है आपस में बांट लेते हैं। इसमें जो फार्म नीति बनाई जाती है, जिससे किसानों को अधिक लाभ प्रदान होता है। नई राष्ट्रीय नीति
के अंतर्गत 2000 में बनाई गई थी। केंद्र सरकार द्वारा इस नीति में सरकार ने 2020 तक कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि का लक्ष्य रखा है। नई कृषि का वर्णन इंद्रधनुष क्रांति के रूप में किया गया है। हरित क्रांति भारत में आने के बाद उसी से प्रभावित होकर श्वेत क्रांति, पीली क्रांति तिलहन के लिए, नीली क्रांति फिशरीज के लिए, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन के लिए, सुनहरी क्रांति सेब के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक के लिए, ब्राउन की गैर पारंपरिक ऊर्जा के लिए, रजत क्रांति मुर्गी पालन, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति खाद्यान्न सब्जी फलों के सड़ने से बचाने के लिए एक साथ लेकर चलना होगा। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का जो पहला चरण था वो 67 से लेकर के 66-67 से लेकर के 1980-81 तक चला। दूसरा चरण 1990 में शुरू हुआ जो चल रहा है। हरित क्रांति की विशेषताएं, इसमें सबसे बड़ा हुआ सुधरे हुए बीजों का प्रयोग हुआ, अधिक उत्पादन देने वाले रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ, गहन कृषि शुरू हुई, एक वर्ष में अनेक फसलें, लघु सिंचाई कार्यक्रम, कृषि शिक्षा, पौधा संरक्षण, फसल चक्र, भू संरक्षण, किसानों को बैंकिंग फैसिलिटीज। हरित क्रांति का फसलों का प्रभाव रबी की फसल में मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये गेहूं की फसल तक, खरीफ में मूलतः ये आपकी रबी की फसल के बाद खरीफ की फसल में ये चावल के रूप में, जायद में भी चावल के रूप में ही रही। हरित क्रांति से प्रभावित राज्य रहे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इस प्रकार भारत में जो हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा वो इस प्रकार है कि भारत का जो कृषि क्षेत्र था परंपरागत वो समाप्त हो गया और आर्थिक रूप से अधिक आय प्राप्त हुई किसानों को और किसानों का आर्थिक विकास हुआ और फसलों के उत्पादन में वो अधिक आय प्राप्त कर सके। इसके साथ ही साथ इसमें सबसे जो अहम हुआ वो सामाजिक आर्थिक रूप से छोटे किसान पिछड़ गए, बड़े किसान उससे आगे निकल गए और वो फिर प्रक्रिया बढ़ती चली गई, आपस में खाई। और आज हालात ऐसे हैं कि अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके किसानों ने ऐसी भूमि और ऐसे फसल पैदा की है जो हमारे देश में बीमारियों का कारण होती है। इसके अलावा सरकार ने जो एमएसपी लागू करती है वो भी पूरे देश में एक जैसी नहीं है। बहुत सारे किसानों को आज भी आड़तियों को सस्ते दामों पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि भारत में 2-3 राज्यों के अलावा जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हैं, बाकी स्थानों पर एमएसपी का पूरी तरह लागू नहीं किया गया है, जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो किसानों ने पेस्टिसाइड का प्रयोग किया वो भूमि में ऐसे पेस्टिसाइड जो विदेशों में बैन थे उसका प्रयोग किया गया, जिससे कि जो परंपरागत और स्वस्थ संपन्न कृषि थी उसका विनाश हो गया और हम एक ऐसे विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र से उत्पादित फसलों के चक्र में फंस रहे हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी को अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाली है। धन्यवाद बच्चों। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो अवश्य पूछे। इसमें आपको लगभग सभी पहलू जो थे इसके वो आपको बताए गए हैं। सभी क्षेत्रों में अभी भी हरित क्रांति नहीं हुई है। देश में अभी भी कुछ ऐसी फसलें हैं जो इससे अछूती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सही मामले में भारत में जो हरित क्रांति है कुछ क्षेत्रों में सफल भी रही। अगर हम कहें तो पूरी तरह सफल ही कहा जाएगा, क्योंकि भारत में आज पूरी तरह खाद्यान्न आत्मनिर्भर है और जबकि हमारे देश की जनसंख्या 1960-61 से आज की तुलना में कई गुना अधिक है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद बच्चों। भारतवर्ष जिसे सदियों तक सोने की चिड़िया माना